सो गुड मॉर्निंग क्लास। ये लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम बात करेंगे आज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है। देखिए, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू को आप जो है वो एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते हो। म्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ओके। सो फॉर दैट you required magnetic susceptibility. That means in order to calculate mu, magnetic moment, first we need to find out the value of magnetic susceptibility, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को सबसे पहले निकाला जाता है, क्योंकि म्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है। तो magnetic susceptibility of a substance is something we can say that its capacity to get magnetized whenever it uh, imposed in the magnetic field, okay, when it is placed in the magnetic field. तो क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक susceptibility of a substance is its capacity to get magnetized when placed in a magnetic field. Okay. So when a substance is placed in a magnetic field, there is two types of field. One is the applied magnetic field, and other one is the induced magnetic field. Okay. So there is a difference of applied and induced magnetic field, which is called intensity of magnetization. Okay. So here B minus H equals to 4 pi I. So what is I and B here? So B is applied magnetic field. Sorry, B is the induced magnetic field. B is induced magnetic field, and H is the applied magnetic field. और I, जो I यहाँ बन रहा है वो कहलाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है।
तो इसका जो डिफरेंस होता है, ये जो हमने ऊपर लिखा है इक्वेशन नंबर 1 में, ये डिफरेंस बड़े काम की चीज़ है कि बी जो है हमेशा छोटा होगा एच से, ठीक है। मतलब बी जो है इज़ ऑलवेज लेस देन एच। कब? अगर सब्सटेंस क्या है, डायमैग्नेटिक है। अगर वो डायमैग्नेटिक है तो, और अगर बी बड़ा है एच से तो मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसका बी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कह सकते हैं फॉर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो बी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्या कर सकते हैं इसको हम, आप इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर सकते हैं, एच से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 1 हो गया, 4 पाई आई अपॉन एच, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई किया तो बी अपॉन एच इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन एच। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो B अपॉन एच आया है ये कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। B अपॉन एच जो है वो कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। और अगर वैक्यूम है, फॉर वैक्यूम, तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो आई अपॉन एच है इस साइड में, ठीक है, आई अपॉन एच ये कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये इसी को हम डिनोट से करते हैं स्मॉल के या फिर वी, इसी को आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से है तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हो जाएगी बी अपॉन एच 1 प्लस 4 पाई के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं तो मास की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हम जब भी बात करते हैं ना ससेप्टिबिलिटी की, तो उसको हम मास में डील करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं मास की बात करते हैं rather than वॉल्यूम। तो जो ये वाला जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है, एक्चुअली में इसको आपको मास ससेप्टिबिलिटी या फिर ग्राम ससेप्टिबिलिटी कहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम या तो बोले मास ससेप्टिबिलिटी या फिर ग्राम ससेप्टिबिलिटी। तो फिर इसको हम डिनोट करते हैं एक्स जी से, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे कि
मास और ग्राम ससेप्टिबिलिटी इज, ये क्या होती है, मास या ग्राम को हम बोलते हैं एक्स जी, इज रिलेटेड टू क्योंकि वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी तो मास होता है, वॉल्यूम susceptibility that is K and density D। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एक्स जी इक्वल्स टू के अपॉन डी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, और जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलिकुलर मास से, तो दैट विल बिकम मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्या, जब एक्स एम, जिसको हम कहते हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर से, मोलर मैग्नेटिक जिसको हम लिखते हैं किससे, एक्स एम से। ये कहाँ से आएगा, जब आप एक्स जी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मास से। तो ये जो है आपका एक्चुअली में एक्स एम निकालने का तरीका हो गया। क्या निकालने का तरीका हो गया, जो हम कह रहे थे आपसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो वॉल्यूम वैल्यू ऑफ एक्स एम को आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो गोई मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद आप म्यू निकाल सकते हो। तो वो मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि कैसे निकालते हैं। तो क्या हम बोलते हैं उसको कि वैल्यू ऑफ एक्स एम कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय गोइस मेथड। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ एक्स एम can be determined experimentally by Gauss method, GOUY। ठीक है, इसके बाद आप म्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या मेथड है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करना। सो दिस इज पेज नंबर 1। तो अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकालते कैसे। ठीक है, तो अगला पेज है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैग्नेटिक susceptibility।
ठीक है, एक्स एम, और उसके बाद फिर म्यू इफेक्टिव निकल ही जाएगा। ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड magnetic compound by गॉस मेथड। तो ये आप भी हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो इसका एक सेटअप देखेंगे कि मेथड क्या है इसको निकालने की, फिर इसका प्रोसीजर देख लेंगे, कैलकुलेशंस जो होती है। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं इसका, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका एक तो हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये समझो आप ये यहाँ से, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद इसके बीच में हमने रखा एक टेस्ट ट्यूब, ओके। और इसके अंदर रहेगा सैंपल। ये जो मैंने भरा है इसको आपको ध्यान रखना, इसको इसके हाफ तक ही भरना है ना। ये इसका सैंपल हो गया, तो ये पूरा यहाँ तक जो है फिल रहेगा, मतलब जो पोल है ना, पोल के हाफ तक रखना है सैंपल। ठीक है। और ये पूरा जो है ना एक कनेक्टेड रहेगा ऊपर से, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की बीम से कनेक्ट करा हुआ है इसको पूरा, ठीक है। तो इसका आप मान के चलो कि ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे ये जो है यहाँ से उठ जाता है ये सैंपल, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा सैंपल ये यहाँ से यहाँ तक और ये फिर यहाँ से एक हुक ले लो, यहाँ से ये हुक हो जाएगा, ये फिर यहाँ से ये इसको उठाने के लिए, मतलब पूरा क्लिप रहता है ये, ठीक है। और ये राडर आपने देखा होगा, वो जो बैलेंस होता है ना, फिजिकल बैलेंस, उस टाइप का कुछ ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका बना हुआ, जहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सैंपल ऐसा कैसे आप रख सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एपरेटस है।
दिस इज व्हाट apparatus. तो क्या होता है इसके अंदर, मैं फिर बता दूं कि जो कंपाउंड होता है, मतलब सैंपल होता है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, उसको हम किसके बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा प्रिफरेबली। इसका जो एक्सटेंड होता है, सैंपल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू लेंथ ऑफ 10 to 11 सेंटीमीटर, ठीक है, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट द अपर पॉइंट। इसके जो अपर पॉइंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। और उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्लास ट्यूब में, ठीक है ना। द सैंपल इज पैक्ड यूनिफॉर्मली इनटू ग्लास ट्यूब, और उसको वर्टिकली जो है एक बीम के सहारे से लटकाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा फिगर में यही सब चीज़ होती है जो हमने बताया अभी आपको। अब होगा क्या कि पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम मास ऑफ द सैंपल जो है उसको डिटरमाइन करते हैं विद और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मास ऑफ सैंपल डिटरमाइंड विद और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मास डिसाइड कर लिया अपन ने। इसी के बाद सेम प्रोसीजर हम करते हैं कि स्टैंडर्ड सैंपल के साथ, ठीक है। ये तो आपका जिसको निकालना है, जिसका उसके लिए हो गया, जो भी आपका सैंपल है जो आपको डिटरमाइन करना है उसका हो गया। और एक स्टैंडर्ड भी होता है, सेम प्रोसीजर डन विथ स्टैंडर्ड सैंपल। अब ये स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है, देखो कई सारे जो सैंपल हैं उनको पहले से टेस्ट किया हुआ है, तो उनकी जो वैल्यू आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो आप उसको एक प्रकार से कह सकते हो कि कैलिब्रेट किया जाता है उस वैल्यू को मान के चल, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो, कलरीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो, तो KCl से आप स्टैंडर्डाइज करते हो ना। तो स्टैंडर्डाइज वही चीज़ होती है जो ऑलरेडी पहले से जो है ज्ञात होती है हमको, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर को हम किससे करते हैं, पहले अपने स्टैंडर्ड सैंपल के साथ में, ठीक है। और उसके बाद चेंज इन वेट जो भी होता है ना, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वेट हम मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम बात करें कि स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड जो सैंपल होते हैं। तो स्टैंडर्ड सैंपल की अगर मैं बात करूं, तो स्टैंडर्ड सैंपल में स्टैंडर्ड सैंपल इसमें एक तो होता है आपका मरकरी का एक कंपाउंड है, ठीक है, HgCO, NCS, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 16, जनरली ये यूज़ किया जाता है ना, इसलिए मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ इसको, 10⁻⁶ CgS यूनिट। इसके अलावा निकल का भी कंपाउंड यूज़ कर सकते हो आप, प्योर वाटर भी यूज़ किया जाता है, प्योर वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर वाटर के केस में जो है x जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस में 10⁻⁻⁶ CgS यूनिट।
कॉपर का भी इसका लेकिन नहीं करते हम। कॉपर होता तो है कहीं कहीं पे, पर थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी है एक, है ना। कॉपर का है, इसका भी वैल्यू इसकी भी है, पर एक ड्रॉबैक के साथ है। ये 5 प्लस है ना, ध्यान रखिए, ये माइनस है, प्लस है। 5.92 टू 10⁻6 CGS यूनिट। तो कॉपर जो है एक डिसएडवांटेज होता है वही कि कॉपर जो है आप इसको ट्यूब में पैक इसको ढंग से नहीं कर पाते। जो हमने कहा ना कि यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए, इस ट्यूब में आपको जो पैकिंग करनी है ना सब्सटेंस की, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो कॉपर के साथ ये समस्या है। वाटर भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है ये, ठीक है, पैरामेडिक सब के लिए, पैरामेडिक सब्सटेंसेस के लिए। तो अगर हम इन तीनों को देखें ना, तो सबसे अच्छा जो है वो आपका HG का है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम इसी को ही लेंगे। दो क्यों नहीं लेते हैं उसके बारे में हमने रीज़न बता दिया है। वाटर जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं पैरामेडिक सब्सटेंस में, और जो आपका कॉपर है वो यूनिफॉर्मली आप उसके अंदर पैकिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप इस्तेमाल करिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टैंडर्ड के साथ में। तो एक्सपेरिमेंट विथ जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है उसके साथ में ना, ताकि ये जो कैलिब्रेशन वाला काम होता है वो इससे हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वेट करेंगे हम एम्प्टी ट्यूब का विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख देता हूँ आपको। वेट ऑफ एम्प्टी ट्यूब विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मानिए आप क्या है, ये ए है। अब विथ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो वेट ऑफ एम्प्टी ट्यूब विथ ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विथ और विदाउट के केस में। अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वेट का डिफरेंस ही आपको कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस ऑफ वेट हो जाएगा बी माइनस ए। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड चलते हैं। अब आपने इसके अंदर सैंपल फिल कर दिया, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द ट्यूब इज filled up to a height of 10 to 11 centimeter with standard। ठीक है, फिर से वही करेंगे कैलकुलेट। तो अब आपका एम्प्टी ट्यूब तो है नहीं, अब ट्यूब फिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ ट्यूब, वेट ऑफ ट्यूब प्लस स्टैंडर्ड, मतलब जो सैंपल हमने लिया है। अब भी फिर से वही विदाउट
बहुत आसान है एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ये हम इसको बोल दिया सी। और अब सेम थिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड ले लो, तो वेट ऑफ ट्यूब प्लस स्टैंडर्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा डी। तो ये डिफरेंस इसका भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन वेट हो जाएगा डी माइनस सी। अब फाइनली जब आप निकालोगे तो वो होगा आपका डिफरेंस इन द वेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जो कि दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस, ये सेकंड है ना, थर्ड हो जाएगा आपका डिफरेंस इन वेट ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि डिनोट किया जाता है डेल डब्लू। डेल तो डिफरेंस होता ही है, डब्लू एस, डब्लू वेट एस स्टैंडर्ड। ये डी माइनस सी हो जाएगा इस तरफ, डी माइनस सी और ए माइनस, सॉरी बी माइनस ए, ठीक है। और ये जो C माइनस ए अगर हम निकालें, C है आपका, देखो आप, वेट ऑफ ट्यूब स्टैंडर्ड कंडीशन विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और A है वेट ऑफ ट्यूब, ये दोनों विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो वेट ऑफ ट्यूब एंड स्टैंडर्ड विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और वेट ऑफ इम्पटी जो है, ये इम्पटी का है और ये स्टैंडर्ड का है, ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो उसका वेट जो है वो क्या कहलाएगा, डब्लू एस कहलाएगा। तो डब्लू एस ये चेंज इन वेट है पूरा का, है ना। और सिर्फ इम्पटी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो डब्लू एस होगा वो होगा आपका C माइनस ए। ध्यान रखना C क्या है, C आपका ये है, किसका, वेट ऑफ ट्यूब इन स्टैंडर्ड प्लस स्टैंडर्ड, है ना, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। और ए क्या है, वेट ऑफ इम्पटी ट्यूब। तो स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड का वेट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, C माइनस ए, और डिफरेंस इन वेट इन स्टैंडर्ड ये है। तो एक तो हो गया आपका ये एक्सपेरिमेंट के साथ। अब हम करेंगे एक्चुअल में जो सैंपल है हमारा उसको लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो कैलकुलेट सैंपल ही करना है ना। ये तो आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, चलो ठीक है, हम कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो है वो क्या करना है, सैंपल का ही लेना है। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे अब एक्सपेरिमेंट विथ कंपाउंड, ठीक है। तो आसान है, अब उसके जैसे ही चलाना है इसको पूरा। एक्सपेरिमेंट विथ कंपाउंड। अब हम कंपाउंड ले रहे हैं तो फिर वही चीज़ें हैं, वेट ऑफ इम्पटी ट्यूब विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, वेट ऑफ इम्पटी ट्यूब विथ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फिर से वही है, वेट ऑफ इम्पटी ट्यूब विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी ए बी सी डी ई एफ सी डी तक तो हो गया है, अब ये हो जाएगा आपका ई, ठीक है।
सेकेंड है वेट ऑफ एम्प्टी ट्यूब हो जाएगा एफ। वैसे ही अब सेकेंड पे चलो, अब सैंपल ले लेंगे, है ना। तो वेट ऑफ ट्यूब प्लस सैंपल सेम वही है ना। वेट ऑफ ट्यूब प्लस कंपाउंड, है ना, जो सैंपल है हमारा वो, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। ई एफ के बाद इसको जी मान लो, ठीक है। फिर वेट ऑफ ट्यूब प्लस कंपाउंड विथ मैग्नेटिक फील्ड, इसको एच मान लो, है ना। तो फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से डेल डब्ल्यू सी, सी मतलब कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, एच माइनस जी और एफ माइनस ई, है ना। इसको मैं इसको माइनस कर दिया। और सिर्फ हमको डब्ल्यू सी निकालना हो तो जैसे उसमें निकाला था डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एम्प्टी वाला था, है ना। तो एम्प्टी वाला क्या था यहाँ पे, जो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड था वो जी, और यहाँ पे ई। सेम उधर जो हमने किया है वो चीज़ यहाँ पे है, जी माइनस ई। तो अगर आपने स्टैंडर्ड कोई भी लिया है, मान लीजिए मरकरी का वाला कंपाउंड लिया है, तो अगर वो लिया है तो यहाँ से हम एक्स सी कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्स सी है ना, एक्स सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वो हो जाएगा आपका एक्स एस मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड के साथ वैल्यू आया है वो, इक्वल्स टू डब्ल्यू एस अपॉन डेल डब्ल्यू एस इंटू डेल डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू सी। ये अगर आपने क्या यूज़ किया है, स्टैंडर्ड मरकरी, ये फार्मूला है। वैन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वैन एच जी सी ओ एन सी एस 4 is used as स्टैंडर्ड, तो यहाँ से आप देते हो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से सब चीज़ें लिखी है, पता ही है। एक्स सी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ये जो है मैग्नेटिक बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। स्टैंडर्ड की वैल्यू आप यहाँ लगा सकते हो, ये सब आप कैलकुलेट कर ही लोगे, है ना। स्टैंडर्ड की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, हमने बताया पहले आपको 16.44 वैल्यू दी हुई थी। तो ये सब जब वैल्यू आप पुट करोगे तब आपको जो है क्या मिल जाएगा, मोलर ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मोलर ससेप्टिबिलिटी, ये तो एक्स सी मिलेगा, तो एक्स सी जब मिलेगा तो एक्स एम कैसे निकालेंगे, एक्स एम, तो एक्स सी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मोलिकुलर वेट से, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, उसी कंपाउंड का मिल जाएगा क्या, ठीक है। और इसके बाद करेक्टेड, ये मैंने आपको बताया नहीं करेक्टेड क्या होता है।
डायमेटिक करेक्टेड बोलते हैं इसको अपन, ठीक है, वो भी हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीधे सीधे म्यू इफेक्टिव निकाल सकते हो अगर आपके पास एक्स एम करेक्टेड है तो एक्स एम करेक्टेड है ना, CORR, ये मैंने बताया नहीं आपको, सी, ये कैसे निकालेंगे, जो हमारा एक्स एम आता है वो माइनस डाई मैग्नेटिज्म करेक्शन माइनस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटरिज्म होता है, TIP, ये CGS यूनिट, ठीक है। और फिर हम निकाल सकते हैं यहाँ से फार्मूला म्यू इफेक्टिव, जो हमको एक्चुअल में चाहिए, वो फार्मूला होता है करेक्टेड के फार्मूले से निकलता है ये भी, अंडर रूट एक्स एम करेक्टेड C इंटू टी, मोर मैग्नेटा, टी आपका हो जाएगा 293 है ना, टी जो है वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है तो 293 कैलविन ले सकते हो आप, म्यू इफेक्टिव निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये गॉयस मेथड से हम इसमें ये वाली चीज़ ज़रूर आपको थोड़ा सा नोन हो, मुझे पता है, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है। ये करेक्टेड फार्मूला होता है, TIP पे बेस्ड है, देख लेंगे अगर हम ज़रूरत महसूस हुई अगर आप कहोगे तो इसका एक वीडियो हम और बना लेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा फ़ायदा इस मेथड का क्या है कि बहुत सिंपल सेटअप है, सिंपल इक्विपमेंट है, ठीक है ना, बहुत आसानी से असेंबल कर सकते हो आप इसको, कोई ऐसा इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डेलिकेसी वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो सैंपल है वो लार्जर अमाउंट में चाहिए, ठीक है, मतलब सैंपल एक तो लार्ज चाहिए क्योंकि पूरा टेस्ट ट्यूब आपने देखा भरा हुआ होना चाहिए, और दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात आई है ना कि इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो थोड़ा सा एक इसका नुकसान है। इसी वजह से कॉपर सल्फेट और वाटर का सैंपल इस्तेमाल नहीं करते हम, मर्क्यूरी का कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो ये दो इसके जो डिसएडवांटेज हैं, अदरवाइज़ बाकी तो ये ठीक है, बहुत सिंपल सेटअप है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक और टॉपिक ख़त्म यहाँ पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। थैंक यू सो मच।